दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा, यह बयान अमित शाह ने दिया है। बिल्कुल, यह बयान जरा एक बार फिर सुन लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा। कहां? तो संसद में, और वहां से पारित कराया जाएगा। यह बयान अमित शाह ने दिया है और अमित शाह के इस बयान ने मोदी की मुश्किल और बढ़ा दी है। आप ध्यान दीजिए कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक संसद में आया है, तब से बीजेपी की मुखालफत तेज हो गई है। इसके कारण मोदी को इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। वहां भी विवाद खड़े हुए और अब संसद सत्र के गिने चुने दिन बचे हैं और इस विवाद को हवा देकर अमित शाह ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि इस बिल के खिलाफ अब न केवल विपक्ष खड़ा है, बल्कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन भी अपने विरोध को तेज कर चुके हैं और इसमें बीजेपी के साथ सीधे जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को चेतावनी दी जा रही है कि वे बीजेपी का साथ छोड़ें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे उनकी राजनीति भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इधर राहुल गांधी ने अब बैंकिंग सेक्टर में चल रही अनियमितताओं पर मोदी सरकार और बताया है कि किस तरह देश को चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। इस बीच केरल दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि संसदीय परंपराओं को तहस नहस करने का काम बीजेपी कर रही है। आइए शुरुआत कर। गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची हुई हैं और वहां संसदीय प्रणाली, संसद में कैसे कामकाज किया जा रहा है, कैसे सत्ता पक्ष यहां दबाव की राजनीति कर रही है, इन तमाम मसलों को यहां इन सबका जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी। विपक्ष की तरफ से हो रहे इन हमलों के बीच ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुणाल कामरा मामले में मोदी से बड़ी मांग कर दी है, जिसमें मोदी उलझन में पड़ सकते हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, शिवसेना सांसद हैं और वैसे भी मोदी की उलझनें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिस वजह से मोदी संसद में खुलकर मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होता तो किसान बिल की तरह वक्फ संशोधन बिल भी अब तक पास हो चुका होता। इस बारे में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जो बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और कहा है उन्होंने कि केंद्र सरकार जिद्दी है, जो ठान लेती है बस उसे किसी भी कीमत में पूरा करना होता है और सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। खास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आता है तो यह सरकार पूरी ताकत लगा देती है। यह बात कह रहे हैं तारिक अनवर, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और तारिक अनवर की इस बात को हम बार बार सच होते हुए देखते भी हैं। लेकिन वक्फ के मामले में मोदी फंस गए हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह ने कल ही बयान दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। बजट सत्र आप जानते हैं 4 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। वक्फ विधेयक से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर निर्भर हैं और अगर वे इस असंवैधानिक बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो यह कानून नहीं बनेगा। उधर बाकायदा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आइए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये चारों का नाम लेकर यहां असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप नहीं दोगे, अगर आप साथ नहीं दोगे बीजेपी का, तो ये जो बिल है वो पास नहीं होगा, ये विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो कानून का यहां पर के रूप में नहीं आएगा इस देश में। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में धरना देकर टीडीपी और जेडीयू को ललकारा है। यानी नीतीश और नायडू के लिए अब असली परीक्षा शुरू हुई है और इधर देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले मोदी की पोल बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी ने खोली है। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों ने संसद भवन में राहुल गांधी से कल मुलाकात की थी, जिसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन ने बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है और इस संकट का बोझ बैंकों के कनिष्ठ यानी छोटे जो तीसरे चौथे वर्ग के कर्मचारी हैं उनको उठाना पड़ सकता है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की है।
राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। विनियामक कुप्रबंधन के साथ मिलकर 60 गांठ वाले पूंजीवाद ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है। इधर एटीएम चार्जेस बढ़ाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गंभीर आरोप लगाए, गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है, यह कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है उन्होंने, इधर कांग्रेस ने भी, कि हमारे बैंकों को दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने कलेक्शन एजेंट बना दिया है। अब एटीएम से निकासी शुल्क महंगा होगा। मोदी सरकार ने 2018 और 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों से न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के कारण कम से कम 43,500 करोड़ रुपए निकाले हैं। यही बात अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट में लिखी है। अखिलेश यादव के ट्वीट को देखिए जरा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लोगों की आय 10% भले न बढ़ी हो, लेकिन एटीएम से अपने पैसे निकालने की फीस मई से 10% बढ़ने वाली है। भाजपा सरकार जाए तो जनता का भला हो जाए, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अखिलेश ने सीधे बीजेपी सरकार के जाने और जनता का भला होने से संबंध जोड़ दिया है। वैसे भी जो माहौल इस समय बन रहा है दोस्तों, वो बीजेपी की विदाई का ही नजर आ रहा है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं, यानी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी अमित शाह ने कर ली है। और उधर मोदी कल संघ की शरण में संघम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा, लेकिन ये वो संघम शरणम गच्छामि नहीं है, ये भगवान बुद्ध वाला है। तो लेकिन दूसरा जो है संघ यानी आरएसएस की शरण में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी उन्हें भी अपनी कुर्सी शायद खतरे में दिख रही है। और कल सेकेंड हाफ में नरेंद्र मोदी आरएसएस के, और यह पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि एक प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय आरएसएस प्रमुख से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है, ओहदा होता है, संवैधानिक दायित्व होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह ने मोदी को फंसा दिया है वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करके, या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? क्योंकि जैसी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, और खासकर इन 4 पार्टियों के प्रमुखों को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को और जयंत चौधरी को लेकर, तो क्या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है देश में। बहुत गंभीर चर्चा। आइए चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। प्रोफेसर रविकांत जी का नाम थोड़ा ठीक कर दीजिए। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। वीकेंड है, शनिवार का दिन है, कल रविवार, छुट्टियां मना रहे हैं, रमजान का महीना, कल ही आखिरी जुमा बीता है और उसके बाद अब ईद की तैयारी है, इंतजार है। 31, 30, 31, 1 जब भी ईद हो, 31 को कहा जा रहा है। तो आप सब तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन उन सब के बीच देश की सियासत किसी और दिशा में जा रही है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, आपसे समझो, बहुत सारी बातें रख चुका, लेकिन 2 प्रमुख बात मैं कह रहा था। एक वक्फ संशोधन बिल और उस पर अमित शाह की टिप्पणी, और दूसरा संघ की शरण में नरेंद्र मोदी, और तीसरी बात जो अभी हम लोग एक चेहरा देख रहे थे असदुद्दीन ओवैसी का, ललकार रहे थे। कैसे जोड़ा जाए? देखिए, पहले संघ प्रमुख से मोदी जी की भेंट की चर्चा कर लेना बेहतर होगा। बहुत कुछ पक रहा है नागपुर में, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी, हम अतीत पर नहीं जाना चाहते, उसका भी उल्लेख करेंगे। नरेंद्र मोदी संघ का स्वयंसेवक खुद को कहते रहे ही हैं वे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक वे नागपुर में संघ मुख्यालय नहीं गए। नागपुर में जाते रहे, सरकारी कार्यक्रमों में गए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी वहां मौजूदगी दर्ज है, लेकिन वे आज तक प्रधानमंत्री बनने के बाद हेडगेवार मंदिर नहीं गए। संघ के संस्थापक और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर दोनों की समाधियां वहां बनी है।
आज तक उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की जरूरत नहीं समझी। यह कितना महत्वपूर्ण है, इसे जानने के लिए एक तथ्य और बताना चाहता हूं राजीव। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो संघ और प्रधानमंत्री के बीच में संवाद के लिए एक सेतु बनाया गया था। दूसरे नंबर के जो संघ में पदाधिकारी होते हैं, सह कार्यवाह, सह सर कार्यवाह, उनको जो जिम्मेदारी थी कि संघ प्रमुख या संघ की जो मंशा है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो एजेंडा है, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम सह सर कार्यवाह करेगा। उधर से प्रधानमंत्री जो कुछ कहलवाना चाहते थे उस मुलाकात में बता दिया जाता था, सह सर कार्यवाह संघ प्रमुख को बताते थे। 2014 में प्रधानमंत्री के बाद नरेंद्र मोदी ने वो पुल उड़ा दिया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है जी। उसके बाद से प्रक्रिया ये अपनाई जाने लगी कि संघ को जो कुछ कहना है वो अमित शाह को बता दें, अमित शाह प्रधानमंत्री को बताएंगे, फिर प्रधानमंत्री अमित शाह को जो कहना होगा कहेंगे, अमित शाह फिर संघ तक पहुंचा देंगे। यानी जो संवाद का एक सेतु था वो नरेंद्र मोदी ने पहली फुर्सत में खत्म कर दिया। अब आते संघ प्रमुख से उनकी मुलाकातों का आंकड़ा क्या कहता है। 2014 में सरकार बनने के बाद सिर्फ एक बार संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात औपचारिक रूप से व्यक्तिशः हुई है, मध्य प्रदेश भवन में दिल्ली में। संघ और बीजेपी की एक समन्वय समिति की बैठक थी, उसमें तमाम सारे मंत्री, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सब जो उस समय महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, प्रधानमंत्री के साथ मिले थे। 2 या 3 दिन वो बैठक चली थी। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर भी प्रधानमंत्री ने संघ प्रमुख से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं। अयोध्या में 2 बार ऐसा अवसर आया, राम मंदिर के भूमि पूजन और बाद में उसके उद्घाटन के समय। संघ की ओर से प्रयास किया गया कि किसी तरह से ग्रीन रूम में या वीवीआईपी सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री और संघ चालक की मुलाकात हो जाए, लेकिन पीएमओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई मुलाकात इन पर्सन दोनों की आज तक 11 साल में नहीं। पर इस बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कह दिया कि जब पार्टी सक्षम नहीं थी तब उसे संघ की जरूरत पड़ती थी, अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं में सक्षम है, आत्मनिर्भर है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, नतीजे हमने देख लिए, 240 पर सिमट गए जी। तो मेरी नजर में जो 3 घटनाएं आपने बताई हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण घटना है नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत की मुलाकात, और इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन, चुनाव तो खैर क्या होता है बीजेपी में, कभी नहीं होता, वो 9 महीने से नहीं हो पा रहा। इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसके पीछे संघ की अपनी एक मर्जी है, संघ के तेवर हैं, और पहली बार नरेंद्र मोदी संघ के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना अपनी मर्जी से मोदी और शाह जो फैसला कर लेते थे तो पार्टी मान लेती थी। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 बार, दूसरी बार का भी कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनको वैसे ही तदर्थ अध्यक्ष रखा गया, तब भी संघ प्रमुख की राय नहीं ली गई। तो मैं समझता हूं कल हमें नजर रखना चाहिए कि नागपुर में उनकी मुलाकात के बाद क्या छनकर बाहर आता। यद्यपि सामने एकदम तो कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं वक्फ मुद्दे पर। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन लोगों को आगाह किया है, वे चारों नेता, वे पार्टियां अल्पसंख्यकों के बिना अपनी राजनीति नहीं चला पाए। वे इस खतरे को जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, इनमें से 2 लोगों ने किंतु परंतु के साथ थोड़ी सी ऐसी बात कही है। चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि ये मुद्दे नहीं है नमाज पढ़ने वाली बातों को लेकर, और दूसरा जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास के बहाने जयंत चौधरी ने एक प्रतीकात्मक हमला किया है कि जिस तरह से मुसलमानों को छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो पासपोर्ट रद्द कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देंगे। किस कानून में लिखा है राजीव जी? तो मुझे लग रहा है अब आने वाले दिन धीरे धीरे बीजेपी और मोदी के लिए कठिन होने वाले हैं। ये चुनौतियां आसान नहीं है। इनमें से एक भी बैसाखी अगर सरक गई तो भरभरा कर दिल्ली का किला
कह जाए। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बैसाखी, और यही बात यहां असदुद्दीन ओवैसी कह भी रहे हैं। जरा एक बार तो सुन रहे थे आप यहां असदुद्दीन ओवैसी को। प्रशांत जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम को, या आने वाले समय में कई, जिस ढंग से कह रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि बहुत कुछ हम बदलते हुए और उस दिशा में जाते हुए देखेंगे जहां नरेंद्र मोदी की परेशानी, इस सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको भी लगता है ऐसा? जी देखिए राजीव जी, पहले बात कर लेते हैं जो कल बैठक होनी मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि वो बैठक देश की राजनीति को बिल्कुल एक नया रूप दे सकती है। उस पर बहुत नजर हम लोगों को रखनी पड़ेगी, और वो कल तक ही केवल मामला नहीं सुलटेगा, वो कल कोई बातचीत में कुछ तय होगा जिसपे आगे बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार के बीच में संवाद की शुरुआत होगी। तो जैसा आपने कहा, 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जा रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं उसमें 2-3 चीजें जोड़ देता हूँ। एक, बीजेपी आरएसएस बिल्कुल इस बात को नहीं चाहती है कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प हो गुजराती कंपनी का। इस पे बहुत फर्म उनकी ओपिनियन है। कल की बैठक में अगर आरएसएस का व्यू प्रिवेल करेगा तो ये चीजें ये बाहर जाएगा। जेपी नड्डा को मानते हैं कि वो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट। कुछ नाम घूम रहे हैं सर्कुलेशन में, मीडिया में, जो जाहिर सी बात है कि मीडिया में किसके जरिए आते हैं हम सब जानते हैं। वो नाम है मनोहर लाल खट्टर के, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के, भूपेंद्र यादव के और प्रहलाद जोशी के। जी, मेरी जानकारी है कि आरएसएस इन सभी नामों को गुजराती जोड़ी के करीबी नेताओं को देख रहा है और ये मान के चल रहा है कि इनमें से किसी को अगर बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो वो रबर स्टैम्प होगा। तो कल की बैठक के बाद अगला प्रेसिडेंट अगर जो बनता है और अगर वो मोदी और अमित शाह की चॉइस के बाहर का बनता है तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण बीजेपी के अंदर दिखाई देगा, जिसकी परिणति वहां तक हो सकती है जो वाजपेयी जी के समय हुई थी कि क्या मोदी सरकार में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होगा अमित शाह के अलावा, ये बात भी हो सकती है। ये परिणति वहां तक ये जाएगा और जैसे ये होगा बीजेपी के अंदर सत्ता संघर्ष तेज होगा। डॉक्टर पाठक बता चुके हैं कि आरएसएस ने 2024 के नतीजों के बाद बहुत साफ तौर पे कहा था मोहन भागवत ने कि अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए सेवक को। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाले नरेंद्र मोदी की तरफ था। दूसरा, उन्होंने हमला किया कि किसी को अवतार अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए, ये हमला भी मोदी जी की तरफ था। तीसरी बात आई थी जो कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बात को संघ के अंदर बहुत गंभीरता से लिया गया था। और एक और एग्जाम्पल कि संघ के ही एक अखबार ऑर्गेनाइजर ने ये कहा था कि अब मोदी ब्रांड के ऊपर चुनाव लड़ना जो है वो संभव नहीं होगा, चुनाव बीजेपी को जीतने के लिए और बातें भी करनी पड़ेंगी। एक और बात आ रही है जो पॉपुलर जो मीडिया नैरेटिव में आती है बात कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के बाद वापस मोदी और अमित शाह जो है वो मजबूत हो गए हैं और वो स्थिति अब नहीं है 2024 वाली। इस पे जो संघ के अंदर के सूत्र बताते हैं वो ये कि आरएसएस हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत का श्रेय क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। वो कहता है कि आप वहां पे चुनाव हार रहे थे, वो तो संघ ने जो है मदद की तब आप चुनाव जीते हैं। तो वो एडवांटेज कल जब नागपुर में मोहन भागवत के सामने मोदी जी होंगे तो वो एडवांटेज भी नहीं होगा। हमको देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत कोई फायरवर्क्स होंगे, कोई बड़ी तू में हो जाएगी, लेकिन ये काम एक प्रक्रिया के तौर पे कल से शुरू हो जाएगा और हमको देखना होगा
कि अगर इन चारों में से जो नाम मैंने बताए, खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इनके अलावा अगर कोई पांचवा छठा व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है बीजेपी का, जो कि मोदी अमित शाह का करीबी नहीं है, तो बीजेपी के अंदर एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत होगी। दूसरा मामला जो है वक्फ वाला, देखिए वक्फ के मामले पे चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। अब चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, इन सब को ये कैलकुलेट करना है अपने इलेक्शन वाले थिंक टैंक के साथ बैठकर कि कितनी सीटें इन्होंने बगैर मुस्लिम वोट के जीती हैं और आगे कितनी सीटें बगैर मुस्लिम वोट के जीत सकते हैं। इनकी राजनीति बगैर मुस्लिम वोट के कैसी चलेगी, ये क्या वो हिंदुत्व उस तरीके से कर सकते जैसे बीजेपी करती है? ये अगर उनको फीडबैक लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वक्फ वाले बिल पे उनको क्या करना है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इन लोगों को, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को और ऐसे तमाम उन नेताओं को, उन पार्टी के प्रमुखों को ये सोचना होगा कि उनकी राजनीति किस दिशा में है। उनकी राजनीति क्या हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द है, यानी जो जिस पिच पर बीजेपी खेलती है, क्या उसी पिच पे वो आगे भी अपनी राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं, या जिस पिच पे वो खेलते आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, एक बड़ा वर्ग है इन लोगों का वोट बैंक, क्या उधर जाना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है यहां पे। जरा आना